हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा एट्रीब्यूट्स एंड सिग्नल एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो BSDL में एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो सिंपली एट्रीब्यूट्स किसी भी सिग्नल, किसी भी वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सिग्नल। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड सिंथेसाइजेबल डेटा एट्रीब्यूट्स हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। इसे हम आगे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा डी टिक लो। सो इट रिटर्न्स द लोअर एरे इंडेक्स। डी टिक हाई, it represent or it returns upper array index. D tick left return leftmost array index and right returns the rightmost array index. D tick length, it returns the size of the vector, and D tick range returns the vector range. D tick reverse range, it returns vector range in reverse order. ओके, सो D कोई सिग्नल है, अभी हम देखेंगे। उसको डिफाइन किया है, उसका कुछ डेटा टाइप होगा, उसकी कुछ लेंथ होगी, और इन सभी एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल। So for example, there is one signal that is D. आपके पास कोई सिग्नल है D जिसका डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, और उसकी लेंथ कितनी है वेक्टर की, 8 बिट 7 डाउन टू 0। क्लियर। तो डी टिक लो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिटर्न्स लोअर एरे इंडेक्स। सो लोअर एरे इंडेक्स क्या है, ये एरे कितने बिट का है, 0 to 7। तो लोअर एरे इंडेक्स कितना है, 0। डी टिक हाई क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर एरे इंडेक्स। सो अपर एरे इंडेक्स कितना है, 7। तो इस एरे का लोअर इंडेक्स 0 है और अपर इंडेक्स 7 है। डी टिक लेफ्ट, सो डी टिक लेफ्ट रिटर्न लेफ्ट मोस्ट एरे इंडेक्स। सो लेफ्ट मोस्ट मीन्स 7 और राइट मोस्ट एरे इंडेक्स मीन्स 0। डी टिक लेंथ, लेंथ रिप्रेजेंट करता है और रिटर्न करता है वेक्टर साइज। तो यहाँ पे वेक्टर कितने बिट का डिफाइन किया गया है, 7 डाउन टू 0 मीन्स 8 बिट। सो डी टिक लेंथ का मतलब कितना आएगा, 8। इस एरे की, इस सिग्नल की रेंज कितनी है, तो डी टिक रेंज रिटर्न्स दी वेक्टर रेंज। तो ये रेंज है 7 डाउन टू 0। सो अगर आप डी टिक रेंज डिफाइन करते हैं तो वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा दैट इज 7 डाउन टू 0, और रिवर्स रेंज के केस में 0 to 7। ओके, तो हम विद द हेल्प ऑफ VHDL कोड ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिग्नल एट्रीब्यूट्स। सो जैसे हमने प्री डिफाइंड डेटा एट्रीब्यूट्स यूज करे जो डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ऐसे ही सिग्नल के बारे में, सपोज अगर हम बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल लें फ्लिप फ्लॉप का, तो फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो स्विच होती हैं जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो क्लॉक ही क्या है, सिग्नल है। तो क्लॉक जब आएगी यानी जब वो इवेंट ऑकर होगा तब ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो जब हम फ्लिप फ्लॉप के एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी बातें। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो
पहला है आपका एस्टिक इवेंट, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू व्हेन एन इवेंट ऑकर्स ऑन एस। तो सिग्नल एस पे अगर कोई इवेंट ऑकर हो रहा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। एस्टिक स्टेबल ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा इफ नो इवेंट हैज ऑकर्ड, मीन्स उसकी वैल्यू स्टेबल रही। एस्टिक एक्टिव it returns true if s equal to 1. Astic quit time returns true if no event has occurred during the time specified. Astic last event returns the time lapsed since last event. Astic last active returns the time elapsed since last s equal to 1. So last active means s equal to 1 के बाद से जो भी टाइम था। लास्ट इवेंट मीन्स रिटर्न दी टाइम elapsed since लास्ट इवेंट, तो जो भी लास्ट इवेंट हुआ उसके बाद का जो टाइम था। Astic last value returns the value of s before the last event. तो लास्ट इवेंट होने से पहले जो वैल्यू थी वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसमें से मैक्सिमम जो सिग्नल एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके सिर्फ सिमुलेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशन एंड सिंथेसाइजेबल दो चीज़ें होती हैं VHDL में। तो मोस्ट ऑफ दी जो सिग्नल एट्रीब्यूट्स हैं दे आर फॉर सिमुलेशन पर्पज ओनली, और जो स्टार्टिंग के टू हैं आपके, जो फर्स्ट टू हैं आपके, दैट इज एस्टिक इवेंट एंड एस्टिक स्टेबल, दे आर सिंथेसाइजेबल। और जो हम सबसे ज़्यादा, जो मैं आपको अभी फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल दे रहा था, तो आप मैक्सिमम जब भी आप सिक्वेंशियल डिज़ाइनिंग करेंगे, कोडिंग लिखेंगे, तो आपको ये वाला एट्रीब्यूट मैक्सिमम जगह दिया जाएगा, दैट इज एस्टिक इवेंट। तो ये इवेंट होगा या रिटर्न वैल्यू देगा जब इवेंट ऑकर हुआ होगा। सो इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एन इवेंट ऑकर्स ऑन एस। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जांपल यूज किया है हमने, दैट इज इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक टिक इवेंट, क्लॉक कोई सिग्नल है और ये सिग्नल एट्रीब्यूट यूज किया गया है क्लॉक टिक इवेंट and clock equal to 1. So event attribute used, they return true when an event occurs on clock and और उस clock की वैल्यू and if such event is upward, और अगर उस clock की वैल्यू 1 है, तो clock पे कोई event occur हो और उस clock की वैल्यू 1 हो तब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ एक लाइन लिखी गई है कोड की, दैट इज इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1, तब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ओके, तो हम फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग में इस लाइन को कई बार यूज करेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉक का ही मेन यूज होता है। जब हम काउंटर यूज करेंगे, काउंटर पढ़ेंगे, वहां हम इसको यूज करेंगे। तो मैक्सिमम सिक्वेंशियल सर्किट्स जो भी डिजाइन हम करते हैं उसमें क्लॉक का यूज हमें करना ही करना है। तो ये एस्टिक इवेंट वाला जो टर्म है, जो एट्रीब्यूट है, वो मैक्सिमम यूज होता है। तो दो हमने प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स पढ़े, डेटा एट्रीब्यूट एंड सिग्नल एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे प्री डिफाइंड, ऐसे ही यहाँ पर प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स थे, और जैसे हमने वहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। So user defined attributes, तो किसी भी यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं। पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है और देन हमें उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये दो टर्म जरूर याद रखिएगा, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन। तो देखिए इनका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स हमें याद होना चाहिए। अगर हम एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर रहे हैं, देन एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट नेम कॉलन एट्रीब्यूट टाइप। क्लियर? अगर हम एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रहे हैं देन एट्रीब्यूट नेम ऑफ टारगेट नेम क्लास इज वैल्यू। ठीक है, तो देखिए एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन में एट्रीब्यूट नेम टारगेट नेम क्लास वैल्यू। क्लियर? सो एट्रीब्यूट टाइप, अगर हम एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन देखें तो एट्रीब्यूट नेम एंड देन एट्रीब्यूट टाइप। तो एट्रीब्यूट टाइप क्या क्या हो सकता है? एनी डेटा टाइप, बिट, इंटीजर, स्टैंडर्ड, लॉजिक, वेक्टर एक्सेट्रा, एनी डेटा टाइप एट्रीब्यूट का टाइप हो सकता है। क्लास, टाइप, सिग्नल, फंक्शन। तो जो आपकी क्लास है वो फंक्शन हो सकती है, सिग्नल हो सकता है, टाइप हो सकता है, और आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर, बिट और वेक्टर, बिट वेक्टर, इस फॉर्म में हो सकती है। तो अगर हम सिंपल इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करें, या फॉर एग्जांपल कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखिए एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट नेम दिया हमने, एट्रीब्यूट नंबर ऑफ इनपुट्स। क्लियर? तो एट्रीब्यूट नेम है नंबर ऑफ इनपुट्स, एट्रीब्यूट टाइप दैट इज इंटीजर। सो डिक्लेयर हो गया यहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर ऑफ इनपुट्स इंटीजर। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। एट्रीब्यूट नेम क्या है? एट्रीब्यूट नेम नंबर ऑफ इनपुट्स, सो नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ, क्लियर, ऑफ टारगेट नेम। तो टारगेट नेम क्या है यहाँ पे? NAND3। क्लास, टाइप, सिग्नल, फंक्शन। सो सिग्नल यहाँ पर क्लास है, वैल्यू 3। क्लियर? सो इस तरीके से हम यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करते हैं। एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन। सो एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स याद होना चाहिए, एट्रीब्यूट नेम कोलन एट्रीब्यूट टाइप। एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन में एट्रीब्यूट नेम ऑफ टारगेट नेम कोलन क्लास इज वैल्यू। So user defined attribute can be declared anywhere except in a package body. So package body के अभी हम पढ़ेंगे package body क्या होता है। जब हम फंक्शन पैकेज कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वहाँ हम समझेंगे पैकेज बॉडी क्या होता है। तो उसके अलावा हम कहीं पे भी यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट को डिक्लेयर यूज कर सकते हैं। सो एट्रीब्यूट में हमने 3 चीजें पढ़ी, डेटा एट्रीब्यूट, सिग्नल एट्रीब्यूट एंड यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखिए जैसे हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़े, फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स एंड देन यूजर डिफाइंड ऑपरेटर्स। So as attributes can be user defined, operators can also be user defined। तो हम operators भी खुद डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हमने एक प्री डिफाइंड ऑपरेटर लिया प्लस, जो कि क्या है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन डेटा ऑफ इंटीजर टाइप। तो प्लस जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। हम अपना भी ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे प्लस जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्री डिफाइंड अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसको हम यूजर डिफाइंड ऑपरेटर की तरह यहाँ पर यूज करेंगे। ओके,
और अब हम या जो हम इसको यूज़र डिफाइंड ऑपरेटर बना रहे हैं तो हम इसे अप्लाई करेंगे बिट वेक्टर डेटा टाइप के साथ। तो अब जो हमारा डेटा टाइप होगा या जो भी डेटा है हमारा उसका जो टाइप है दैट इज़ बिट वेक्टर। तो अगर हम ऐसी प्रोसेस करते हैं या ऐसा हम करते हैं तो इसे कहा जाता है, इस टेक्निक को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इट मीन्स इफ यू आर using some predefined operator as a user defined operator, then this technique is called operator overloading. क्लियर? तो आइए एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। So let's suppose that we want to add an integer to a binary bit number. हम एक इंटीजर को ऐड करना चाह रहे हैं एक 1 बिट बाइनरी नंबर के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी प्लस साइन जो हम कह रहे हैं कि हम इस अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर प्लस को यूज़र डिफाइन की तरह यूज़ करेंगे, तो हमें वो एक फंक्शन की तरह डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हमने डिक्लेयर किया एक फंक्शन प्लस डबल कोट ए और बी, दो इनपुट हैं हमारे, एक आपका इंटीजर टाइप है, बी आपका बिट टाइप है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास दो इनपुट हैं, एक आपका बिट फॉर्म में है और दूसरा आपका इंटीजर फॉर्म में है। तो ए यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया है वो इंटीजर है, इंटीजर टाइप है, और जो बी हमने डिक्लेयर किया है दैट इज ऑफ बिट टाइप। तो एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे पहले उस प्लस साइन को जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं ओवरलोडिंग ऑपरेटर की तरह। सो दैट फंक्शन प्लस ए इंटीजर बी बिट रिटर्न इंटीजर। तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, आपकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा बिगिन इफ बी इक्वल टू 1। तो अगर ये जो बिट है इसकी वैल्यू, ये डेटा टाइप्स का क्या है बिट, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है, इफ बी इक्वल टू 1 देन रिटर्न ए प्लस 1। तो ए आपका क्या है इंटीजर है, उसमें वो प्लस 1 करके आपको आउटपुट जनरेट करेगा अगर बी की वैल्यू 1 है। तो अगर बी की वैल्यू एल्स रिटर्न ए। तो इफ बी इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपल दैट इंटीजर मीन्स 15 प्लस 0 इज 15। क्लियर? सो एल्स रिटर्न ए। इफ स्टार्ट किया था तो एंड इफ, एंड फंक्शन। तो आपने यहां पर एक फंक्शन प्लस डिफाइन किया जो किस काम में आ रहा है, अगर आपके पास दो इनपुट हैं इंटीजर टाइप और बिट टाइप, और अगर बिट की वैल्यू 1 है तो वो सिंपली क्या करेगा, इस इंटीजर में इस बिट को ऐड कर देगा और आउटपुट दे देगा। अगर बी की वैल्यू 0 है तो वो सिंपल ए रिटर्न कर देगा। चलिए अब इसको यूज करते हैं, देखिए कैसे। आपने दो सिग्नल्स लिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक इंटीजर और एक 1 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं और डेफिनेटली एक आपके पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो आपने एक सिग्नल डिफाइन किया, इनपुट 1 नाम दिया उसको, और वो कैसा है, इंटीजर टाइप। क्लियर? वहीं आपने दूसरा सिग्नल डिफाइन किया जो कि किस टाइप का है, बिट टाइप। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंटीजर और बिट को आप ऐड करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो एक इंटीजर टाइप है और एक बिट टाइप है। आउटपुट आपका कहाँ से होगा, डेफिनेटली कहाँ सेव होगा, इंटीजर टाइप में ही। उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो इंटीजर ही होगा। क्लियर? अब देखिए आप एडिशन दो इनपुट्स के बीच में कर रहे हैं, कंडीशन ये कहती है कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे एडिशन होगा। अब आउटपुट पी की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट पी लेस देन इक्वल टू क्या 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 वैल्यू ऐड कर रहा है ये, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 और कांस्टेंट एक 3। सो यहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ हम कह रहे हैं कि आउटपुट इज लेस देन इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट 3 है प्लस इनपुट 1 प्लस इनपुट
2। तो इनपुट 1 किस टाइप का है आपका, इंटीजर, और इनपुट 2 किस टाइप का है, बिट। तो देखिए यहाँ तो आप इंटीजर और इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, प्री डिफाइंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो दिस इज प्री डिफाइंड ऑपरेटर। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आप, ये बिट है, ये इंटीजर है, तो यहाँ पर आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ओवरलोडिंग। और ये फंक्शन आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन कह रहा है कि अगर इनपुट 2 की वैल्यू मीन्स b की वैल्यू 1 है, तो इनपुट 2 की वैल्यू अगर 1 है तो वो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, इनपुट 1 प्लस 1। बात समझ में आई। अदरवाइज अगर इनपुट 2 की वैल्यू 0 है तो वो सिंपल क्या रिटर्न कर देगा, इनपुट 1। सो 3 प्लस इनपुट 1, वो जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ चली जाएगी, आउटपुट पे। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया आउटपुट इज लेस देन, जो एक्सप्रेशन था आपका 3 प्लस इनपुट 1 प्लस इनपुट 2। तो दिस इज योर प्री डिफाइंड अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दिस इज योर यूजर डिफाइंड ओवरलोडिंग ऑपरेटर, जो कि आप एक इंटीजर और एक बिट को ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं। So output is less than 3 plus input 2. The first plus is the predefined addition operator that adds 2 integers, and while the second is the overloaded user defined addition operator. तो यहाँ आपने एक यूजर डिफाइंड एडिशन ऑपरेटर यूज किया और जो कि एक इंटीजर और एक बिट को ऐड कर रहा है। आई थिंक आपको ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेनेरिक। सो जेनेरिक इज अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग अ जेनेरिक पैरामीटर। सो एक स्टैटिक पैरामीटर जिसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो डेफिनेटली जेनेरिक का जो पर्पस है वो आपके कोड को मोर फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाना है। क्लियर। तो आपका जो जेनेरिक स्टेटमेंट होता है वो आपका एंटिटी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। जेनेरिक का एक सिंटैक्स होता है, ओके। तो वो सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। दैट इज जेनेरिक पैरामीटर नेम कॉलन पैरामीटर टाइप कॉलन इक्वल पैरामीटर वैल्यू। क्लियर। सो पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का टाइप और पैरामीटर की वैल्यू। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर generic. So generic statement when employed must be declared in entity. So entity के अंदर हमको declare करेंगे and the specified parameter will then be truly global. So उसके बाद जब आप entity में एक बार generic को declare करते हैं तो आप उसको पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आपने एक बार उसको declare कर दिया, then multiple times आप उन values को, उस पैरामीटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में, प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, डेटा एट्रीब्यूट, सिग्नल एट्रीब्यूट्स एंड देन यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा, और आप कह सकते हैं कि यूजर डिफाइंड ऑपरेटर्स। देन जेनेरिक पैरामीटर क्या है, क्यों यूज किया जाता है अपने कोड को सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इसके बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।